Good morning, everybody. Our today's lecture is on area vector and electric flux. These two topics are very important as it is dealing with our very important theorem, that is Gauss theorem, or we can say that Gauss law. It is a very important question, that is Gauss theorem is very important theorem from this chapter. It carries 5 marks most probably. It will definitely come in the exam. Its statement and its various applications. One of the application will definitely come in the exam with its numerical part, right? So, first of all we will deal with our area vector. अभी तक बेटा हमने क्या पढ़ा है कि एरिया लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, सरफेस एरिया. अगर मैं स्क्वायर की बात करती हूँ, वर्ग स्क्वायर की बात करती हूँ, लेट इट बी दिस इज 4, साइड दी गई है ए बी सी डी, साइड दी गई है 4 मीटर, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया. क्या बन जाएगा? साइड स्क्वायर होता है तो 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, राइट? 16 मीटर स्क्वायर इज द एरिया. अगर इसी चीज़ का मैं रेक्टेंगल ले लूँ, 4 लेंथ ले लूँ और ब्रेड्थ उसकी 2 ले लूँ, ए बी सी डी अगेन, देन व्हाट विल बी इट्स एरिया? इट विल बी 4 इंटू 2, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 8 मीटर स्क्वायर, राइट? अभी तक आप यही पढ़ते आ रहे हैं. बट in our daily lives we come across many situations where we have to consider area a vector quantity, that is we have to specify a particular direction of that very area. ठीक है, तो उस सरफेस को हमें क्या देना पड़ता है? एक डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करनी पड़ती है. ठीक है, क्योंकि गॉस थ्योरम जब हम पढ़ेंगे वहां कुछ सरफेसेस हम लेंगे जिनकी हमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करनी है, राइट? तो एरिया वेक्टर हम यहाँ पे आके पहुंच गए कि एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हम करते हैं, बिकॉज इन डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशंस वेयर वी हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ द एरिया ऑल्सो, राइट? नाउ लेट अस कंसीडर अ सरफेस. सी, I have taken a plane surface. क्या लिया है मैंने बेटा? प्लेन सरफेस लिया है, बिल्कुल प्लेन है. तो इसकी तो एरिया तो हमें पता है, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा सीधे सीधे. अगर इसकी वैल्यू दी होगी तो एरिया कैन बी कैलकुलेटेड इजीली. बट इट्स डायरेक्शन, वी आर डीलिंग विद इट्स डायरेक्शन. तो डायरेक्शन इसके ऊपर जो भी एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस. जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दो, नॉर्मल ड्रॉ कर दो उस सरफेस पे, दैट विल बी इट्स डायरेक्शन. लेट अस कंसीडर द सरफेस एरिया इज ds and let this be the normal having unit vector and cap, right? Then what is the area vector? Area vector is specified as ds vector. ds मैंने स्मॉल एरिया की बात की, टोटल एरिया के लिए s वेक्टर भी लिखते हैं, ठीक है, या a वेक्टर भी लिखते हैं. तो स्मॉल एरिया की मैंने बात की, तो स्मॉल एरिया वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड, ds इज द मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर डायरेक्शन कौन देगा इसका? यूनिट वेक्टर, दैट इज n cap. Right? This is how you can designate a area vector. कब हम बात कर रहे हैं कि एरिया अभी तक हम पढ़ रहे थे, it is a scalar quantity. But now in physics we deal with area vector. We consider area a vector quantity because it has a direction and direction is always normal to the surface. कोई भी अगर मैं सरफेस इस तरह से अगर ड्रॉ करूं तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसे बनेगा? नॉर्मल बोलो या परपेंडिकुलर, दिस. मतलब सरफेस के साथ वो कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा. तो दिस इज योर एरिया वेक्टर. एरिया वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल एरिया वेक्टर की मैं बात कर रही हूं तो एस वेक्टर भी लिख सकते हैं टोटल के लिए. तो ds वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ds एंड डायरेक्शन, दैट इज n कैप. मैंने डायरेक्शन रखा है तो n कैप विल बी इट्स डायरेक्शन. दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट एरिया, राइट? Here we have taken a plane surface. Now if we take a curved surface,
दिस इज अ कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड सरफेस में अगर मैंने एरिया, अब अलग अलग, जैसे यहां पे मैंने दोनों एरिया छोटे छोटे एरियाज लिए थे, लेट इट बी DS1 DS2 एरिया लिए थे, तो लेकिन इन दोनों एरियाज की आपने देखा डायरेक्शन सेम थी, सेम डायरेक्शन इसी तरफ को, दोनों किस तरफ को जा रहे हैं, राइट और पैरेलल जा रहे हैं आपस में दोनों एरोज, राइट। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं कर्व्ड एरिया में, तो कर्व्ड में बेटा अगर मैं यहां पे छोटा सा सरफेस ले लूं तो उसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर यहां को मैंने दिखाई n कैप, लेट इट बी DS1, और यहां पे अगर मैंने एरिया कुछ इस तरफ को ले लिया तो उसकी डायरेक्शन ये भी अगर रिप्रेजेंट कर दी तो इस तरफ को है, दिस इज द डायरेक्शन। तो दोनों डायरेक्शंस क्या हैं, आहिस्ता से ओपन हो रही हैं, इसका मतलब है दोनों पैरेलल नहीं जा रही हैं, तो दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस में सब डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं, इसीलिए यहां पे हम सरफेस को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे एलिमेंट्स में जो कि नियरली प्लेन होते हैं, नियरली प्लेन, नियरली इस तरह से होते हैं, और जिनको फिर हम क्या कर लेते हैं, सबको एड अप करके एक कॉमन डायरेक्शन देते हैं, राइट। चलिए, तो यहां पे बेटा हमने देखा एक सरफेस है, ये सरफेस मैंने बात किया, ये सरफेस, राइट, प्लेन सरफेस है, जनरली प्लेन लिया जाता है, बट कर्व्ड में भी हम शो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन सब अलग अलग होती हैं। प्लेन में कहीं पे भी शो करोगे डायरेक्शन सब सेम होगी, यहाँ पे शो करूं, यहाँ पे शो करूं, यहाँ पे शो करूं, सबकी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, क्लियर। बट कर्व में डायरेक्शन बेस्ड ऑन द दैट वेरी पार्ट, उस पार्ट के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वहीं से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्शन यहाँ को होगी, ठीक है। तो सभी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाइए, मैंने बात की प्लेनर एरिया लिया हुआ है, यहाँ से दो नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, एक नॉर्मल इधर को भी हो सकता है, एक नॉर्मल इधर को भी हो सकता है ड्रॉ। लेकिन हम कौन सी डायरेक्शन जनरली लेते हैं बाय कन्वेंशन, द आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, राइट। कौन सी डायरेक्शन लेते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, दिस डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर्ड, राइट। चलिए, ये तो हमारा हो गया एरिया वेक्टर। तो वी हैव रेड दैट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, its direction is given by the normal to the surface, that is the direction of area vector is specified by the normal to the plane। इस plane के हमेशा क्या होगा, normal होगा या perpendicular होगा, and always outward direction is considered, right। no inward direction हम नहीं लेते हैं, outward लेते हैं। अगर ये वाला एरिया मैं मान लूं तो आउटवर्ड बाहर की तरफ है, इनवर्ड ये, तो इस डायरेक्शन को मैं लूंगी, इस वाली डायरेक्शन को मैं नहीं लूंगी। क्यों, क्योंकि दो डायरेक्शंस अगर हम दिखा रहे हैं बाय कन्वेंशन आउटवर्ड डायरेक्शन को फॉलो किया जाता है। अगर दोनों डायरेक्शंस लेंगे तो इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, देन इट विल बी अ टेंसर। तो इसलिए ये क्या है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ओनली वन डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, दैट इज द आउटवर्ड डायरेक्शन इज कंसिडर्ड, राइट। होप यू हैव अंडरस्टूड द एरिया वेक्टर। ज्यादा नहीं आपने इसका ध्यान रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी एरिया है उसको वेक्टर बनाना है तो वेक्टर हमें कौन दे देगा, कौन बना देगा, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, उसके नॉर्मल जो भी ड्रॉ करेंगे उस प्लेन के ऊपर, वो उसकी हमें डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देगा। दैट इज नॉर्मल उस प्लेन पे ड्रॉ कर दो और वो नॉर्मल उस पर्टिकुलर एरिया की मुझे क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। तो उस वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेट इट बी ds विद अ स्मॉल एरिया, देन स्मॉल एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट। तो दिस इज योर आंसर, दैट इज द एरिया वेक्टर, क्लियर। चलिए, नाउ कम्स योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब बात करेंगे हम किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गॉस थ्योरम, इट इज होली बेस्ड ऑन दीज टू टॉपिक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ये नहीं समझ आएगा फिर नेक्स्ट वाला तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा आपको। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स की बात करें, 11th में भी ये आया था, फ्लक्स वर्ड आया था आपके पास, जहां पे आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा था, वहां पे फ्लक्स एक उसकी एप्लीकेशन थी, आउटफ्लो ऑफ वाटर, जहां पे हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो फ्लक्स होता है आउटफ्लो, किसी भी चीज का फ्लो, आउटफ्लो, किसी भी चीज का फ्लो।
दैट इज फ्लो ऑफ एनीथिंग, सम काइंड ऑफ फ्लो। और जो फ्लो होता है बच्चे वो किसी ना किसी चीज की प्रॉपर्टी होती है। वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रॉपर्टी है किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लो, पानी के फ्लो की बात करें तो वाटर फ्लो इज द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी प्रॉपर्टी है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। तो चलते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चा हमने अभी तक पढ़ा ये लाइन, ये मैंने किसके लिए ड्रॉ किया? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में हमने यही गो थ्रू किया था, वेरियस सिस्टम्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं कोई सरफेस रख दूं, यहां पे कोई क्या रख दूं? सरफेस रख दूं, लेट इट बी, ये मैंने कोई सरफेस रख दिया, प्लेन सरफेस रख दिया, ठीक है। इसका एरिया लेट इट बी ds है, मैग्नीट्यूड उसका ds है, और वेक्टर की बात करें तो ds वेक्टर है, एरिया वेक्टर। अब इस एरिया में से, इस सरफेस एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया? किसी एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जनरली बच्चे इसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लक्स को? फाई। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। और स्मॉल फ्लक्स की बात करें तो डी फाई, ठीक है। जैसे टोटल एरिया को एस लिखते हैं, स्मॉल के लिए डी एस, राइट। वैसे ही phi is the electric flux and d phi is also the electric flux for the smaller area, right? यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो इस सरफेस में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर ये लाइनें हैं, सिमिलरली 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, यहाँ पे भी मैं 5 ही ड्रॉ कर रही हूँ, बट एरिया मैंने छोटा ले लिया, तो इस एरिया में से कितनी लाइनें पास कर रही हैं? 2, तो 2 इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली व्हाट? द नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया, दैट इज योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर फाई और डी फाई। मैथमेटिकली बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इसका फॉर्मूला वही जरूरी है हमें, फिजिकल डेफिनेशन तो हमने बता दी, द नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी एरिया, एंड मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू, मैथमेटिकली बात करें तो फाई हमारा किसके बराबर होता है? अब हम यहाँ पे देखेंगे, चलो डी फाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। यहाँ पे आपने स्मॉल एरिया लिया है तो हम भी स्मॉल एरिया ही ले लेते हैं, तो क्या बन गया? EDS। अगर टोटल एरिया एस की बात करती तो क्या फॉर्मूला बन जाता? ES बन जाता। टोटल एरिया आ गया, स्मॉल एरिया के लिए DS, टोटल एरिया के लिए S आ गया, राइट। अब अगर बेटा ये सरफेस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर ना हो, लेट इट बी मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से है, ऊपर की तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको इलोंगेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एरिया तो स्ट्रेट ही है, एरिया मैंने इसी तरह से लिया, बट लाइनों को क्या कर दिया? थोड़ा सा एंगल से हमने डेविएट कर दिया। पहले बिल्कुल राइट साइड को थी, अब हमने थोड़ा सा डेविएट कर दिया। लेट इट बी ये सरफेस के साथ, इसका सरफेस है जो सरफेस के नॉर्मल के साथ, अब आपको पता है सरफेस के ऊपर नॉर्मल जो है वो उसकी डायरेक्शन देता है, राइट। तो ds वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एरिया है ना अभी पीछे पड़ा एरिया वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगी तो इसी डायरेक्शन में होगा, डायरेक्शन उसकी यही होगी। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल से जा रही है, दैट इट बी इट इज मेकिंग ए सर्टेन एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा डेविएट किया, सो दैट इट इज मेकिंग ए सर्टेन एंगल थीटा विद योर वेक्टर, विद योर एरिया वेक्टर। देन योर दिस फॉर्मूला विल बी डी फाई, फिर क्या बन जाएगा आपका? E। अब E आएगा या E का कॉम्पोनेंट आएगा,
क्योंकि जब थीटा एंगल से जा रहा है तो ई हैज टू कंपोनेंट्स, कौन कौन सा? जो थीटा वाली लाइन होती है ई कॉस थीटा, एंड जो वर्टिकल वाला होगा ई साइन थीटा। अब ई साइन थीटा तो वर्क कर नहीं रहा है, कौन काम कर रहा है? इसकी डायरेक्शन में कौन है? ई कॉस थीटा। लाइनें इस तरफ को जो, तो क्या बन जाएगा? ई कॉस थीटा कंपोनेंट जो उसी की डायरेक्शन में है, ठीक है, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन में तो कोई भी फील्ड लाइन है तो वो तो उठाएंगे नहीं। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में आएगा। तो कौन सा कंपोनेंट आया एरिया वेक्टर की तरफ? ई कॉस थीटा, साथ में क्या आ जाएगा? डी एस। अब आपको पता है कॉस थीटा किस में लगता है? डॉट प्रोडक्ट में, तो इसे मैं लिख सकती हूँ ई डॉट डी एस। अब दोनों के दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर तो रिप्रेजेंट करना ही है, लेकिन डी फाई के ऊपर वेक्टर नहीं लिखा, क्यों? डॉट है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट एंड द क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज इट इज जस्ट द नंबर ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू दैट एरिया। नंबर ऑफ लाइन्स है, नंबर का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, सो इट इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं सीधे ईडीएस लिख देंगे। अगर किसी एंगल से जा रहे हैं तो जो कंपोनेंट डीएस डायरेक्शन में होगा दैट कंपोनेंट इज कंसिडर्ड ई कॉस थीटा डीएस, क्योंकि वहीं से लाइनें पास कर रही हैं, तो ई डॉट डीएस। ठीक है, अब इसी में केसेस कर लेते हैं बेटा। ये मैथमेटिकल रिलेशन आ गया इसका। अगर इसी को बेटा यहीं पे पहले मैं बात कर लेती हूँ। अगर इसको टोटल फ्लक्स बनाना है, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू टोटल एरिया एस, तो क्या करना पड़ता है? इंटेग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, इंटेग्रेशन करनी पड़ती है। तो क्या बन जाएगा? ई डॉट डी एस। इंटेग्रेशन हमने लगा दिया, बट किस पे? क्लोज्ड सरफेस पे। सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना, चाहे वो कर्व्ड सरफेस है चाहे वो प्लेनर सरफेस है, इट शुड बी क्लोज्ड वन। तो क्लोज्ड के लिए इंटेग्रेशन के ऊपर ये छोटा सा सर्कल डालते हैं, इट इज अ क्लोज्ड सरफेस, राइट। चलिए, ये हो गया हमारा। अब केसेस ले लीजिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जो कि किस केस में था? इस वाले केस में। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर को है और एरिया वेक्टर भी हमारा इधर को है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। यहां पे लगा लो, ये बन गया था। तो फाई कम्स आउट टू बी डी फाई, जो था हमारा किसके बराबर था? ई डॉट डी एस, राइट। तो ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा कितना है? 0 डिग्री, तो कॉस 0 1 होता है, तो ये बन गया ई डी एस, जो कि फॉर्मूला हमने पहले ही लिखा था, ई डी एस, जिसमें 0 डिग्री है तो ई डी एस डॉट आएगा नहीं। अब ले लो, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, राइट। ई डी एस कॉस 90। अब कॉस 90 कितना होता है? 0, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। इसका मतलब है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें यहां को हैं और सरफेस इसके इस तरफ को है, ऊपर की तरफ को है, सरफेस के ये परपेंडिकुलर जा रही हैं। फील्ड लाइनें सरफेस के क्या हैं? परपेंडिकुलर जा रही हैं। ठीक है, दैट इज डीएस वेक्टर के परपेंडिकुलर जा रही हैं, तो वहां पे फील्ड लाइंस हमारी उसमें से पास ही नहीं करेंगी। लाइक ई साइन थीटा, वो डीएस के परपेंडिकुलर था ना, ई साइन थीटा डीएस के परपेंडिकुलर था, इसीलिए ई साइन थीटा हमने कंसिडर नहीं किया, बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू द डीएस वेक्टर। तो 0 आ गया। मतलब जब परपेंडिकुलर होगा, हमारे नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा कोई भी आपकी फील्ड लाइंस, देन देयर विल बी नो फ्लक्स, राइट। चलिए, और थर्ड वन भी कर लीजिए। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो तो कॉस 180 कितना होता है? -1। तो डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस 180। कॉस 180 इज -1, दैट इज माइनस ई डी एस हो जाता है। क्लियर? ये आ गया आपका। So this is basically your area vector and electric flux. These two are the important points for our next topic, that is Gauss theorem. Hope you have understood. तो इसका यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है, तो यूनिट आप मुझे बता देंगे। अभी हमने बताया
फॉर्मूला क्या होता है इसका? EDS। फॉर्मूला क्या होता है? EDS। हम इसका क्या बना रहे हैं? यूनिट बना रहे हैं, SI यूनिट, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो यूनिट इज नेसेसरी, इट विल डिडक्ट योर मार्क्स इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग इट। तो E किसके बराबर होता है? EDS, राइट। तो E को हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज, और DS तो एरिया होता है। फोर्स का आ जाएगा न्यूटन, चार्ज का आ जाएगा कूलम, और एरिया का आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द SI यूनिट ऑफ द फ्लक्स। और एक और SI यूनिट होता है इसका वोल्ट मीटर। ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हैं, बेसिकली हम यही वाला यूज करते हैं, तो यू हैव टू यूज दिस वन ऑल्सो। तो डायमेंशंस आप खुद इसकी लिख लेंगे, हमने पहले भी पढ़ा है डायमेंशंस कैसे लिखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपको आना चाहिए डायमेंशंस लिखना। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू।